हाँ भाई, क्या हाल? बढ़िया। चलो भाई, तो आज नए पृष्ठ नए पेज से कॉपी का नया पेज डाल लो। नए पेज से नया अध्याय यानी कि नया चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर शुरुआत में पढ़ाया जा सकता था, थोड़ा सा बीच में इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ी फील आए। ऑल दो चैप्टर में ऐसे भी फॉर्मूले आएंगे जो 12th में आते हैं, पर वो सिर्फ डायमेंशन और यूनिट्स को लेकर है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत बेसिक चीज है। क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स को नापते कैसे हैं, उस बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। आपने सुना भी होगा, जैसा कि अपना चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। पहले जरूरत तो महसूस करें, इस चैप्टर की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है हमें, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि अगर अपन ध्यान से सोचें तो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नाप सकते हो और कुछ ऐसी हैं जिनको आप नाप नहीं सकते। थोड़ा और सोचते हैं। मान लो कि मैं दुनिया को बोलूं तो किन 4-5 चीजों में आप उनको तोड़ सकते हो मतलब कि अच्छा, उनके लेकर ही हम बातें कर पाते हैं। जैसे कि स्पेस, टाइम, मटेरियल, एनर्जी। ठीक है, पावर नहीं, एनर्जी से पावर आती है वो अलग बात है, पर एनर्जी जो सन से आ रही है, हाँ भाई। मटेरियल जो हम रोज देखते हैं, हाँ भाई। टाइम, अरे हाँ भाई, इतना टाइम लगा, अलग बात है बिल्कुल। स्पेस, भाई यूनिवर्स में इतनी स्पेस है, ये है वो है, इस तरीके से। एक चीज और जोड़ी जा सकती है इसमें जो मापदंडों पे खरी उतर सकती है, या अपन बोल सकते हैं कि जो शायद जीवन में चाहिए होती हैं, उसे बोलते हैं इमोशंस, पर उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। खैर, वो 4 चीजों से मेरा क्या लेना देना था उसको समझाता हूं। क्या इन 4 चीजों को, जैसे कि मान लीजिए अपने मटेरियल में बात करें तो मटेरियल कई प्रॉपर्टी हो सकती है। उसका मास क्या है, उसकी लेंथ क्या है, यस और नो, उसके अंदर कितने मोल्स हैं। कहीं से लाइट आ रही है तो उसमें अलग हो सकता है कि अच्छा भाई उसकी क्या इंटेंसिटी है, अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। हाँ सर, ये बात भी समझ में आ रहा है। तो अगर अपन बहुत ध्यान से समझें तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको जीवन में हमें नापना पड़ सकता है, या आप ऐसा बोलो कि जिनको जीवन में हम नाप सकते हैं। सर, नाप तो सभी चीज हो सकते हैं? नहीं, सब चीज को नहीं नाप सकते। मान लो 2 सेट लेते हैं, एक मां थी, उसके 2 बेटे थे। अब एक मां के 2 बेटे थे, दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे पैसे का बंटवारा करो। लड़ाई हो गई, आपस में नहीं बन रही थी। कोर्ट गया, कोर्ट ने दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, क्योंकि कोर्ट को नापना आता था। अच्छा भाई, 2 लाख रुपए, 1 लाख तेरे, 1 लाख तेरे। अच्छा भाई, 10 बीघा जमीन है या 10 हेक्टेयर जमीन है, ले भाई 5 हेक्टेयर तेरी, 5 हेक्टेयर तेरी, हो गया। अच्छा, अब दूसरी प्रवृत्ति के भाई थे। कौन? 2 भाई, 2 अलग प्रवृत्ति के भाई थे। वो लड़े, उनमें लड़ाई हो गई, तलवारें खिंच गई। किस बात की? कि मां मुझे ज्यादा प्यार करती है, मां मुझे ज्यादा प्यार करती है। सोचो, ये दोनों कोर्ट में पहुंच गए। क्या कोर्ट का जज इस प्यार को नाप सकता है? क्या नहीं नाप सकता। कि भाई ऐसे थोड़ी पता पड़ता है, अच्छा भाई मेरा प्यार 10 पी, उसका प्यार 5 पी। ऐसे कई बार स्कूल में लड़ाई नहीं हो जाती, अच्छा तूने मेरी वाली लड़की को छेड़ दिया, मैं ज्यादा उससे प्यार करता हूं, या वो मुझे ज्यादा लाइक करती है कि नहीं? ऐसे नाप थोड़ी सकते हो। किसी की ईगो को थोड़ी नाप सकते हो कि अच्छा भाई, हाँ भाई इस भाई साहब की ईगो 10 ई है और मेरी ईगो 1 ई है। ऐसे थोड़ी नाप सकते हो। तो जीवन में कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनको अपन नाप नहीं सकते, वो इमोशन से जुड़े हुए हैं या कुछ अलग चीजों से, पर इनका फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है। प्यार से क्या लेना देना भाई फिजिक्स में? बस इतना याद है कि भाई फिजिक्स से हमें प्यार है। बोलो है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, मन से बोलना, झूठ मत बोलना, पिटाई लगा दूंगा नहीं तो सोच लेना। बोलो फिजिक्स से प्यार है कि नहीं? कितना है? बहुत सारा, नाप नहीं सकता, पर बहुत सारा तो बोल सकता है। हाँ सर, ये बात समझ में आई। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो हम नाप सकते हैं, और कुछ इमोशंस या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नाप नहीं सकते। तो जिनको नहीं नाप सकते उनकी बात नहीं कर रहे अपन, क्योंकि हमारी फिजिक्स में उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारी फिजिक्स में कोई ईगो, कि हमें प्यार, कि दुश्मनी, कि एंजाइटी, कि जेलस, ऐसी पैरामीटर्स का कोई लेना देना नहीं है। कि भाई बताइए, इसको इतनी इससे जेलसी थी, इसको इससे इतनी दुश्मनी थी, बताइए इनकी दुश्मनी का क्या पैरामीटर हुआ। ऐसे थोड़ी फिजिक्स में सवाल आते हैं, ऐसे साइंस में कोई सवाल नहीं, तो हमें जरूरत नहीं, तो हटा दो। अच्छा भाई सर, कुछ चीजें ऐसी जिनको हम नाप सकते हैं। जिन चीजों को हम नाप सकते हैं या जिनके नापने की रिक्वायरमेंट है और जिनको नापने के हमने पैरामीटर बना लिए हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम
क्या कहते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से करी भाई? देखो भाई, मैंने आपको बोला कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके लिए जैसे मटेरियल, क्या चीज? मटेरियल, टाइम, स्पेस, है कि नहीं, एनर्जी, ये चार ऐसी चीजें जो मेजरली हमारी पूरी यूनिवर्स को कन्वर्ट कर लेती है। इसके अलावा इमोशंस भी हैं जिनको हम नापते नहीं है। जेलसी हो रही है, एनवियस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जेलसी हो रही है, दुश्मनी हो रही है, एनिमी बना लिया किसी को, प्यार हो रहा है, इन सब के लिए हमारे फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है और उन्हें हम नाप भी नहीं सकते। कोर्ट में उसको लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, किताब में उसको लिख नहीं सकते, बहुत कम बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, पर उनका कंपैरिजन करना संभव नहीं है। क्या आप अगर दो भाई बहन हो, क्या आप कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन अपनी मां को ज्यादा प्यार करता है? नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम हमारे कुछ एक्सपीरियंस हम बोलते हैं, वो अलग बात है, पर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। तो फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हो और जिनकी हमें जरूरत पड़ती हो, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हां सर, बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन लिख लो चाहो तो। क्या भाई? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी क्वांटिटीज जो एट्रीब्यूट्स हो, जो मैंने पीछे लिखे थे, और वी कैन से, थोड़ा येलो ले लेते हैं, येलो येलो डट्टी फेलो, डार्क वाला येलो लूंगा, तो वी कैन से एट्रीब्यूट्स टू मटेरियल, स्पेस, टाइम, और क्या था चौथा? एनर्जी। इनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग जो चीजें हो सकती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिसको मेजर करा जा सके बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको मेजर कर सके इंस्ट्रूमेंट को। प्यार को किसी इंस्ट्रूमेंट से आप नहीं नाप सकते। क्या लेंथ को नाप सकते हो? हाँ। क्या मास को नाप सकते हो? हाँ। बोलो क्लियर है। और जिनको हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिजिक्स में यूज लें, या जो डिफरेंट लॉज में डिफाइन हो, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन तो आप लिख लो, किताब में लिखनी है इसलिए, पर उसकी फील आनी चाहिए। बोलो क्लियर है। अरे पक्की बात, फिजिक्स में बिना फिजिकल क्वांटिटी के काम चलने वाला नहीं है। अच्छा सर, फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे भी, और बात करूंगा इन पे, परेशान नहीं होना बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाँ भाई, जिसको मैं नाप सकता हूं और जिनको फिजिक्स में मेरी जरूरत पड़ती है, मेरी जरूरत नहीं, फिजिक्स के पढ़ने के लिए जिसको मेरे को जरूरत पड़ती है, फॉर्मूले लगाने के लिए पड़ती है, लॉ लाने के लिए पड़ती है, एक नॉर्मल लाइफ को समझने के लिए पड़ती है, इन चार पैरामीटर्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हर चीज दुनिया में नापी जा सकती है? नहीं। प्यार, दुश्मनी, जेलसी, किसी से एंगर, ये आप नाप नहीं सकते, पर हां जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे हम सब नाप सकते हैं। क्योंकि बिना कंपैरिजन के या मेजरमेंट के, दोनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, दोनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। बोलो क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो भाई, मेजरमेंट, कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट, कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट क्या भाई? भाई मान लो मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि भाई कौन सुंदर कन्या को ज्यादा प्यार करता है, राम की श्याम? आप कुछ नहीं बोल सकते, कोई आपके पास मेजरमेंट का डिवाइस नहीं है भाई कि राम के दिमाग पे लगाया, अच्छा राम ने प्यार करा 100 पी और श्याम ने प्यार करा 200 पी, तो श्याम जीत गया ना। ऐसा हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। पर मान लीजिए कि राम और श्याम के पास दो साइकिल हैं, किसकी साइकिल लंबी है? क्या ये आप कंपेयर कर सकते हो? हाँ, नाप लो, मीटर स्केल लिया, नापा, हाँ भाई पता पड़ा राम की साइकिल है ना भाई 1.2 मीटर की है और जो श्याम की साइकिल है 1.4 मीटर की। नाप लिया, पता पड़ गया, कंपैरिजन हो गया। बोलो क्लियर? तो बेसिकली एक्यूरेट रीडिंग भी आ गई, यानी कि मेजरमेंट भी हो गया और कंपैरिजन भी हो गया, क्योंकि हमें मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है और हमें कंपैरिजन की भी जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, अपन बोल सकते हैं कौन अमीर कौन गरीब है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसे हम अमीर बोल देते हैं। हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे हम नाप सकते हैं। बोलो क्लियर? और जिसे नाप सकते हैं फिजिक्स में, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आई। तो अब जो अगर अपन बात करें, अगर अपन बहुत सिंपल शब्दों में बात करें, तो भाई प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है? क्या चीज? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हाँ सर, ये बेसिक डेफिनेशन से मुझे समझ में आया, ये मुझे क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई अपनी प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस, अच्छा हाँ,
प्रोसेस ऑफ मेजर, किसी भी चीज को मुझे नापना है, किसी भी चीज को मुझे नापना है। अब अगर मुझे उसे नापना है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? नापो भाई, उसमें क्या बात है। टाइम को अलग तरीके से नापोगे, लेंथ को अलग तरीके से नापोगे। अच्छा भाई ये लो भाई, मान लो ये लेंथ है, बोलो क्लियर? हाँ, हमें मान लो कि इतनी जगह को नापना है, ठीक है। अब तूने एक स्केल लिया और नाप लिया, तू क्या बोलता है? तू ऐसा तो नहीं बोलता कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये पेन को अपन नाप लेते हैं। भाई मैंने बोला ये पेन, किसी ने बोला ये पेन है 15 का, तेरे को अजीब सा नहीं लगा? मैंने बोला मान लो ये पेन है 15 का, अजीब सा नहीं लगा? 15 क्या, कुछ लगाना पड़ता है आगे। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर। अच्छा सर बात तो समझ आ रही है। 15 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर एक चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। कंफ्यूज मत हो, इसे और अच्छे से डिफाइन करूंगा आगे। पर क्या यूनिट एक चीज है? क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इतना है तो 15 इतना होगा। क्या 15 सिर्फ बोल देना, 15 सिर्फ बोल देना क्या इस पेन की लंबाई का पूर्ण ज्ञान है? नहीं। इस पेन की पूर्ण लंबाई अगर आपको बोलनी है और समझदारी से बोलनी है तो आपको 15 भी बोलना पड़ेगा और सेंटीमीटर भी बोलना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर, जब अपन ने लिखा 15 सेंटीमीटर, तो 15 क्या हो गया? 15 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और ये क्या हुआ? ये हुई स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, ये बात समझ आई सर मेरे को। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो अच्छा ये जो दोनों का मिक्सचर हुआ ना, यही तो लेंथ है। लेंथ 15 है कि लेंथ सेंटीमीटर है? नहीं, लेंथ 15 सेंटीमीटर है। 15 न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है जो अपन डिफाइन करते हैं। मेहनत कर रहा हूं देखो तुम्हारे लिए, शर्माना नहीं एकदम, है कि नहीं? तुम भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे सोच लो भाई। मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है तुम लोगों को? दिखाया मैंने पहले कि नहीं दिखाया? चलो कोई बात नहीं, आज देख लो। हाँ खैर, मैं बोल रहा था भाई लेंथ क्या है? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर अपन ऐसे सोचे तो कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी जिसे नापा जा सकता है इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मेजरमेंट है? नहीं, उसके साथ एक यूनिट की भी अपने को बहुत आवश्यकता है। उसके साथ यूनिट की भी अपने को बहुत आवश्यकता है। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार लिखा जाता है Q इक्वल टू एन यू। यू इज यूनिट, एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, Q इज द फिजिकल क्वांटिटी। अरे गॉट माय पॉइंट? ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक सर। हाँ सर, 4-5 चीजें थी दुनिया में जिनको नापा जा सकता है, जिनके नापने के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, पर जिन्हें नापा जा सकता है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को ढंग से समझने के लिए उसको 2 चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से और एक यूनिट से, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ सर, स्टैंडर्ड यूनिट पे भी बहुत बात होगी, अभी फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत बात होगी। बिल्कुल एकदम अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, बेसिक आइडिया हमको लग गया कि अच्छा भाई अपने को ये करना है। अब देखो भाई, अब अगर अपन बहुत ध्यान से सोचें तो भाई अच्छा क्या 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 फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा और आगे चलते हैं। कैसे आगे? भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिफाइन कर दूसरों को डिफाइन कर सकते हैं, पर उनको डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, समझे अच्छे से, जिसे मैं बोला टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को, बेसिकली बात को समझो। जैसे मान लो, क्या मैं लेंथ नाप सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात, नाप सकते हैं। बेसिक चीज। क्या लेंथ अगर पता हो, क्या एरिया निकाल सकता हूं? हाँ सर।
क्या ऐसे मत समझना सर, लेंथ और ब्रेड तो अलग अलग चीज है। लेंथ और ब्रेड दोनों लेंथ ही नापती हैं, है कि नहीं? ऐसे कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही अगर सोच क्या मैं वॉल्यूम भी नाप सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल नाप सकते हो, बिल्कुल सही बात। तो सिंपल एग्जांपल, लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है जो हमें पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या एरिया भी है? लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, मान लो तीन चीज लो। अब सोचो, क्या लेंथ एक बिल्कुल बेस चीज है जो तो हमें पता होनी ही चाहिए? पर अगर लेंथ ब्रेड पता हो, यानी कि तो अपने को लेंथ के पैरामीटर अगर पता हो, तो क्या एरिया निकाला जा सकता है? क्या लेंथ और ब्रेड यानी कि दोनों ही लेंथ कहलाएंगी वो, अपन तो ए मान लो या ए क्यूब मान लो, जो तुम्हें मानना हो। अगर अपने को लेंथ पता है तो क्या अपने पास एरिया आ जाएगा? लेंथ पता है तो क्या वॉल्यूम आ जाएगी? हाँ सर बिल्कुल सही। तो लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी बन गई, लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी बन गई, और उससे निकालने वाली दूसरी चीजें भी करी जा सकती है। जैसे कि अगर अपन ये ले लें एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया, और अगर अपन क्यूब ले लें तो एल क्यूब हो गया। तो एरिया और वॉल्यूम क्या हो गई? ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, पर ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाली जा सकती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? जैसे कि लेंथ, जैसे कि लेंथ। बोलो बात क्लियर है एकदम? जैसे कि लेंथ। ओके, ये बात समझ में आई? अरे पक्का? अरे सोच लो, इसलिए लेंथ से एरिया निकाल सकते हैं, हाँ। एरिया से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हाँ। क्या लेंथ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? हाँ। यानी कि ये क्या हो गई? बेसिक क्वांटिटी। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में अपनी तीन चीज, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड, इस सप्लीमेंट्री पे भी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, उसके लिए सिर्फ लिख लो। तो फंडामेंटल क्या है भाई? फंडामेंटल वो है क्वांटिटीज जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं, पर उनको निकाला नहीं जा सकता। सर ऐसे कैसे, किसको नहीं निकाल सकते? चल बता। क्या टाइम को निकाल सकता है लेंथ से? नहीं। मैंने बोला तूने बदमाशी करी, तूने होमवर्क नहीं करा, मैंने तेरा कान पकड़ा, कान पकड़कर तेरा दूसरा कान भी पकड़ा। क्या एक कान पकड़ के दूसरे कान पकड़ने में 2 सेकंड लगे? इसे नापेगा थोड़ी। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन? एनवी सर पिटाई लगा रहे हैं जो तुम्हारी, बताओ कैसे बता सकते हो? क्या नहीं? तो टाइम एक अलग पैरामीटर है, टाइम एक अलग पैरामीटर है। क्या मास को अगर अपन सोचें तो क्या मास भी अगेन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ सर। मास से, हाँ भाई हम सर है ना मोमेंटम निकाल लेते हैं, बहुत सारी चीज निकालते हैं, पर मास तो एक बेस चीज है जो हमें किसी भी मटेरियल के लिए पता होना चाहिए। हाँ सर। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी जिनको निकाला नहीं जा सकता, पर क्या उनकी मदद से बाकी को निकाला जा सकता है? जिनको निकाला नहीं जा सकता, या जो बेस हैं, जो बेस क्वांटिटीज हैं, जो बेस क्वांटिटीज हैं, जिनको ये क्या है? जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से निकाला जा सकता है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से निकाला जा सकता है। सप्लीमेंट्री भी आएंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल, अभी आ जाएगा अपने आप। 3 होते हैं इसलिए बता रहे हैं। वो बेसिकली ऐसा समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का ये एक अलग सा वर्जन है जो थोड़े दिन बाद आया था, और कुछ नहीं, परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक। मेजर बात ये दोनों ही है। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड। अच्छा, फंडामेंटल जो बेस चीज है जिसको निकाला नहीं जा सकता, और डिराइव्ड वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन? जिनको नापा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज में बेस कौन? वो बेस जिससे हम बाकियों को, जिनको आपस में नहीं निकाला जा सकता, जैसे टाइम को लेंथ से नहीं निकाला जा सकता, लेंथ को टाइम से नहीं निकाला जा सकता, पर क्या एरिया को लेंथ से निकाला जा सकता है? हाँ। तो लेंथ हो गई बेस, और ये हो गया डिराइव्ड। बोलो क्लियर है? तो क्या हमारी फिजिक्स में डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी है? हाँ भाई, हजारों की संख्या में। प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये वो बहुत सारी चीजें आएंगी। वर्क पावर एनर्जी में अपन पावर पढ़ लेंगे, अनंत तरह की चीजें अपन पढ़ते जाएंगे, अलग अलग अलग। स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। वो सब नापी जा सकती है, बिल्कुल सब नापी जा सकती है। वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। पर क्या कुछ क्वांटिटीज होंगी जो बेस होंगी, जिनसे निकाल निकाल के इनको लाते जाएंगे? तो जिनसे निकाल निकाल के लाते जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोलो क्लियर? कितने टाइप की, ये बात लिख ली? क्या बात समझ में आई? डेफिनेशन में लिखा दूंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज की, टेंशन मत लो एकदम। फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं वेलोसिटी, खुद बोलो तुम लोग,
वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी डिराइव्ड है कि फंडामेंटल? डिराइव्ड है। क्या ये होती है मीटर पर सेकेंड? हाँ। लेंथ पर सेकेंड, क्या लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है? हाँ। क्या टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है? हाँ। क्या डिराइव्ड क्वांटिटी एक ही फंडामेंटल यूनिट से निकाली जा सकती है? नहीं, मल्टीपल से भी निकाली जा सकती है। जैसे वेलोसिटी भी देखो, मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात सर, ये बात सर अच्छे से समझ आ गई। अब बात ये आती है भाई, दुनिया में कितनी ऐसी बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको आपस में नहीं निकाला जा सकता, पर उनकी मदद से क्या बाकी सब निकाली जा सकती हैं? तो साइंटिस्टों ने सोचा भाई ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ये कम से कम होनी चाहिए, ये कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ये कम होंगी उतना हमें बेसिक रटना कम पड़ेगा और उतना हम निकालने की, यानी कि हमारा आईक्यू उतना तेज होगा और हम आगे के फॉर्मूलों को निकाल पाएंगे। ठीक सर, ये बात हमें अच्छे से समझ आई। ठीक भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? चलो भाई, अब बात करते हैं ये फंडामेंटल की। पहले डेफिनेशन पे आ जाओ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? लो भाई, डेफिनेशन लिख लो फटाफट फटाफट। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल, एब्सोल्यूट और बेस क्वांटिटीज। क्या है बेसिक सी डेफिनेशन समझ आई है? लिख लो फटाफट। जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिख लो फटाफट ताकि नोट्स अच्छे से बन जाए। नोट सुंदर बनाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं बनाओगे नहीं आएगा, बाद में भूल जाओगे, बाद में भूल जाओगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, सुनो। पढ़ाई पे वापस आएंगे, पहले एक बात सुनो अच्छे से। व्हाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट। हो सकता है तुमने ये बात सुनी हुई हो, मेरे कई यूट्यूब पे कई जगह बोला होता है, बट व्हाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट। पहली बात, एक बात बताओ, जो तुम आज पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली, उसे तुम्हें कल ही एग्जाम देना है मेन की बहुत दिनों बाद? बहुत दिनों बाद। क्या हमें बहुत दिनों बाद जो आज पढ़ रहे हो याद रह जाएगा पूरा? नहीं। क्या हमें रिवीजन करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। रिवीजन कहां से करोगे? कहां से करोगे? खुद के नोट से। अगर किसी और के नोट से रिवाइज करोगे या किसी और किताब से करोगे जिसको तुमने नहीं पढ़ा था, तो रिवीजन तुम्हारा बेकार हो जाएगा। मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूं, ध्यान से सुने। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, यानी कि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, तो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ाया गया, मैथ्स में के लिए बता रहा हूं कि मैं उसी की कहानी मुझे तुमसे रिलेट करती हुई नजर आती है कि भाई मैथ्स का चैप्टर पढ़ाया गया। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मेरे को नया नया जोश था, नए नए पैसे जमा करे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत मुश्किल से जमा करे थे हालांकि, है ना, पर ठीक है, फादर ने बहुत मुश्किल से फीस जमा हुई। जब जमा हुई तो ठीक भाई, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चालू करा। सर ने हमारे बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, हम पढ़े भी सही, मजा भी आया, बहुत सुंदर रहा भाई, हैं? अच्छा ठीक भाई, अब जब पढ़े तो चैप्टर समझ भी आया, सब कुछ अच्छे से करा, पर एक गलती कर गए। क्या कर गए भाई? गलती ये करी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स नहीं बनाए, पढ़ने भी रह गए। बस जैसे अभी तुम सुन रहे हो ना कहानी की तरह, कथा की तरह मत सुनो, नोट्स भी लिखने हैं भाई, है ना, अच्छे से। तो भाई मैंने नोट्स नहीं लिखे। अब जब रिवीजन का टाइम आया आखिरी में, तब तक ऐसा याद थोड़ी रहने वाला था इतना, तो मैंने देखा यार उस समय तो चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया था, सारे सवाल भी हो गए थे, पर मैंने नोट्स नहीं बनाए, और नोट्स नहीं बनाए और साथ में जो जो शीट में सवाल मिले थे, डीपीपी में सवाल मिले थे, उसको हमने सॉल्व तो करा पर उसको नोट नहीं करा। अब रिवीजन के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने कोई दूसरी किताब उठा ली, तीसरी उठा ली, उनसे रिवीजन करा। अल्टीमेटली हुआ ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मेरे चैप्टर पूरा खराब हो गया, जबकि वो मेरे को बहुत अच्छे से आता था। अच्छा, अब इसका नुकसान भी बताता हूं, ध्यान सुन। जब मैं एग्जाम देने गया जेईई एडवांस का, है ना, यानी फाइनल एग्जाम, हमारे टाइम पे जो जेईई का एग्जाम हुआ करता था उसमें 3 पेपर होते थे, 2 घंटे सब्जेक्टिव हुआ करते थे, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक, सबसे पहला पेपर था मैथ्स का 2 घंटे का, उसमें सबसे पहले 2 सवाल पता है कौन से आए? कॉम्प्लेक्स नंबर के। किसके आए? कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सवाल किसके आए? कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले 2, और मुझे दोनों नहीं हुए। क्यों? क्या मुझे चैप्टर नहीं आता था? आता था। जब पढ़ाया था क्या समझ आया था? हाँ आया था। क्या मेरे टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया था? हाँ। तो गलती कहां रह गई? रिवीजन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अपनी खुद की कहानी बता रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर, इसे नोट्स अच्छे से बने होने चाहिए। अब सोचो मेरे को पहले 2 सवाल नहीं आए, अब जो पहले 2 सवाल नहीं आए, अच्छा उसके साथ एक हंसी वाली बात और बताता हूं जो वास्तविकता में मेरे साथ हुई, फिर सुना हुआ आपने, पर सुन लो। अच्छा देखो भाई, क्या हुआ, मेरे आगे एक लड़का बैठा था। जब आप एग्जामिनेशन में ये करते हो कि आप एग्जामिनेशन देने बैठते हो, तो आपको पता थोड़ी होता है पेपर इजी है कि टफ है। आप तो आसपास वालों को देखते हो, उनकी शक्लें देखते हो कि हाँ भाई पेपर आसान है कि टफ है।
अब सोचो, मेरे को पहले दो सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्योंकि मैंने क्या गलती करी थी आपको पता है। अब सोचो कि जो मेरे आगे जो लड़का बैठा था वो हर 5 मिनट में क्या करता था, यस। मजा नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं, हर 5 मिनट में क्या करता था, यस। और जब वो हर 5 मिनट में कर रहा था यस, शुरुआत के 5 मिनट, और मुझसे 2 सवाल नहीं हुए, विश्वास मानो मेरे प्राण निकल गए, विश्वास मानो मेरे प्राण निकल गए। और मैं सोच रहा था कि अब मैं बीएससी कर लूंगा, एमएससी कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं था कि वो सिलेक्शन मतलब पेपर टफ है कि आसान है। मेरे से 2 सवाल हुए नहीं। खैर, फिर मैंने अपने आप को समझाया, माँ बाप को याद करा, ईश्वर को याद करा, पेपर मैंने करा, मैं सिलेक्ट भी हुआ। और ऐसे यस करने वालों से बच्चों से भी एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आगे उसका रोल नंबर था। मैंने देखा भाई जो हर 5 मिनट में यस करा था उसका देखो तो सही सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से भी डरने की जरूरत नहीं है। पर क्या मैंने मेरे 10-15 मिनट खराब करे? हाँ। गलती क्या करी? चैप्टर आते हुए भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे। तो आज के लेक्चर की सीख याद रख लेनी है मन में कि भाई नोट्स अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो ही काम आएगी। और आपके एग्जामिनेशन के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज जो तुम्हारे लिए होगी वो खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे, वो खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे। इसलिए शर्माने की और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? भूलोगे तो नहीं इस कहानी को? तो वापस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे आते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो जिनको आपस में नहीं डिराइव करा जा सकता, पर उनसे दुनिया की सारी चीजें डिराइव करी जा सकती हैं। इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हम जानते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हम जानते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट वो भी हम जानते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए। इस यूनिट पे और आगे बात होगी, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और देखो भाई एक और क्या चीज आई, देखो भाई, ऑल द अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो मैंने भी बोला, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर। जो मैंने भी बोला वही पीछे लिखा हुआ आया है, फटाफट उतार लो ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। आज ही बताया है कि नोट्स के बिना जीवन अधूरा है। जिसने नहीं लिखे नोट्स उसके आएंगे नंबर कम। जैसे मैं बोलता हूं जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, वैसे जिसने नोट्स नहीं लिखे ढंग से। अच्छा, नोट्स ढंग से लिखने का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं सर 4-5 पेन से सजाना है, सजाना नहीं है, कोई सजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि तुम पूरा टाइम ही खराब करते रहो। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि भाई पहले पूरा लेक्चर सुनेंगे, फिर उसके रफ नोट्स बनाएंगे, स्कूल में ऐसे करते थे, फिर उसके फेयर नोट्स बनाएंगे। इतना क्रांति नहीं मचानी है, बोलो क्लियर है? इतनी क्रांति नहीं करनी है अपने को उसी समय नोट्स लिखने हैं, पर ढंग से लिखने हैं, और ऐसे नोट्स लिखने जो खुद को समझ आए, दूसरों को समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बट डू नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम जस्ट टू फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर नोट्स, राइट? ब्यूटिफिकेशन के नंबर नहीं मिलने वाले, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है आप लोगों का। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई, ये नोट्स वाली बात भी समझ आई सर, और हमें सर बात समझ आई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की भी। ओके भाई, ये बात हमें क्लियर है। चलो भाई, अब सर ये तो समझ गए फंडामेंटल होती क्या है, कैसे होती है। अरे सर कौन कौन होती है ये तो बता दो। चलो भाई, वो भी अपन चलते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन होती है उस पर भी चलेंगे। पहले समझिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन में बता चुका हूं, सुन लो। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे अगर अपन बात करें स्पीड, क्या स्पीड अपन जानते हैं? स्पीड को अपन क्या लिखते हैं? अगर सोचो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या टाइम एक बेसिक क्वांटिटी है? हाँ। क्या डिस्टेंस एक बेसिक क्वांटिटी है? हाँ। क्या अपन लिख दिया लेंथ बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट कहला जाएगी। क्या कहलाएगी? यूनिट। आपने जानते हो, इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसकी इनकी दोनों की सेम है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप जानते हो। फोर्स आप जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं? जैसे फोर्स आपने सुना होगा, फोर्स अपना क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या अपन जानते हैं मास भी फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन में क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है? हाँ सर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये इन तीनों क्वांटिटी से निकाल ली गई? क्या मास, टाइम और वेलोसिटी, सॉरी मास, टाइम और लेंथ, क्या तीन बेसिक क्वांटिटीज में आपको बता चुका हूं, और भी बताऊंगा। पहले तीन से समझो, ये तीन से निकल आएगा सब कुछ। क्या फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई? फोर्स एक क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ सर, बिल्कुल सही, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? मोमेंटम अगर अपन जानते हो तो P इक्वल टू एम बी। ध्यान से देखो, मास आ गया, ये केजी आ गया, ये मीटर पर सेकंड आ गया। लो भाई, मोमेंटम बन गया। बोलो क्लियर है? प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। अरे सुना है क्या? हाँ सर,
फोर्स अपॉन एरिया। कंफ्यूज मत हो, अभी बहुत सारी चीजें करेंगे सब डिराइव क्वांटिटी। क्या फोर्स को निकाला जा सकता है इनके टर्म्स में? क्या अभी बहुत सवाल करेंगे, परेशान मत हो, पर क्या सब डिराइव लग रही है? हाँ भाई, इन तीन से निकाल लेंगे अपन। कौन कौन सी? अगर अपन बेसिक की बात करें तो अपन मास, टाइम एंड लेंथ, इन तीन से ही बहुत सारी बन जाती है। ये तीनों बेसिक है, ज्यादा स्टैंडर्ड भी यही होती है। क्या इनके अलावा भी होती है? हाँ होती है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। क्या होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। पर इन तीन से बहुत सारे सब बन जाएंगे जो आपने देखे, जो इनसे बन रहे होते हैं इन क्वांटिटी से, उसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा सर, और कौन कौन सी होती है सर? ये उतार लेके तुम लोगों ने, अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ये उतार लेके तुम लोगों ने, चलो उतारो फटाफट। देखो भाई और क्या क्या कर सकते हैं, देखो भाई। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज? देखो भाई, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? लेंथ। क्या लेंथ सबको समझ आती है? हाँ सर बिल्कुल बेसिक है। लेंथ से बहुत सारी निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये सब हम कर सकते हैं। लेंथ को बहुत सारी जगह और भी यूज आएगी, फोर्स में यूज आएगी, मोमेंटम में यूज आएगी, सब जगह यूज आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और देखो तीन तो जो अपन जानते हो तो कर ही लो। मास, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। टाइम, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। लेंथ को टाइम में आपस में रिलेट ऐसे नहीं, मतलब रिलेट मतलब एक को दूसरे से नहीं निकाल सकते, ऐसे तो नहीं कर देते ना। जैसे मान लो राम गया श्याम के घर, दूरी थी 10 मीटर, बस इतना ही बोला। कैसे गया, क्यों गया, कुछ नहीं हुआ। टाइम बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। बोलो यस और नो। तो ये लेंथ सारी 10 मीटर से, तो टाइम पे कोई ऐसे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता। बोलो यस और नो। क्या मैंने बोला 10 मीटर की दूरी है, राम और श्याम के घर के बीच की दूरी, बताओ राम का कितना मास है? अरे ये कैसे निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही बात। अब सुन, ये थर्ड आ गई। और क्या चीज है? जैसे मान ले, सोच मैं तेरे से बोलूं कि मान लो कि मान लो कि यूएस में सिएटल एक जगह है, ठीक, वो ठंडी जगह है और हमारी दिल्ली गर्म है। बोलो क्लियर? क्या इसको लेंथ से नाप सकते हो कि कौन ज्यादा गर्म है? मास से नाप सकते हो कौन ज्यादा गर्म है? क्या टाइम से नाप सकते हो? नहीं। तो फिर किससे नापोगे? देखो टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर से। हाँ सर बिल्कुल सही बात। क्या टेम्परेचर जरूरी चीज है? हाँ भाई बिल्कुल जरूरी चीज है। अरे पक्का? हाँ ये भी जरूरी चीज है। अच्छा भाई ठीक ठीक ठीक। और सर ये एक और दिख रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रिक करंट। करंट बहता है, करंट कैसे नापते हो? सर ऐसे हाथ लगा लेना, ऐसे तो नहीं नापते, ऐसे तो नहीं नापते करंट झटका लगा के, नहीं ना। पर करंट को भी लेंथ, मास, टाइम या और किसी क्वांटिटी से डिफाइन नहीं करा जा सकता। करंट भी अपने आप में एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक भाई, कुल मिला के हमारी ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी। कितनी होंगी? 7। बोलो क्लियर है? अच्छा सर, तो लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, और कौन सी? देखो भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थोड़ा मास से सेम लगता है, तुम ध्यान से समझो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आपने कभी सुना हो तो मोल। मोल सुना है? मोल सुना है? मोल, अरे सुना है क्या? पक्की बात। ये मोल और मास अंतर है। जब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या फिजिक्स में आखिरी में आएंगे तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। 6.023 × 10⁻23 एटम जब होते हैं तब उसको एक मोल बोलते हैं। मास अलग चीज है, एक झुंड के नंबर को मोल बोला गया है, क्योंकि उसको डिफाइन कर हम बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको बेस क्वांटिटी में काउंट कर लिया गया है। अंतर है मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। आज बहुत क्लियर नहीं होगा पर समय के साथ होगा। सुना होगा 1 मोल, अगर कभी सुना हो तो। 6.023 × 10⁻23 एटम्स इक्वल टू 1 मोल, इक्वल टू 1 मोल। सोचो अगर राम हो 6.023 × 10⁻23 तो उसे बोला जाएगा राम 1 मोल। इतने सारे अगर राम एक साथ हो तो, या मैं कह रहा हूं छोटे छोटे ब्लॉक्स हो तो। सोचो इतने ही श्याम हो तो उनका मास अलग हो सकता है क्या? हाँ टोटल, पर नंबर अगर सेम है, इसलिए उसे बोला गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको तब समझ में आएगा जब अपन सब एटॉमिक लेवल पे, मतलब एटॉमिक लेवल पे चले जाएंगे। बहुत छोटे छोटे अपने एटम्स होते हैं, आपने कभी केमिस्ट्री में सुना होगा, तब इसकी बात ज्यादा होती है। अभी शुरुआती हमारी फिजिक्स में इस पर ज्यादा बात नहीं होगी, पर क्या फिजिक्स में आएगा? हाँ।
ये भी बेस चीज है। एक और चीज क्या बची, इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे रोशनी आ रही है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग करना तो रोशनी आ रही है मेरे आज, तुम्हें पता नहीं, आज वाली लाइटें लगी हुई बहुत शानदार, तभी से तुम्हें इतना सुंदर नजर आ रहा हूं मैं, है कि नहीं? है ना? लाइटों की वजह से सुंदर नजर आ रहा हूं, नहीं तो कैसे नजर आ सकता था? ऐसा रियल लाइफ में तो मैं बहुत खराब लगता हूं, ऐसे मत सोचो। हाँ, वैसे मिलने आओगे कि नहीं आओगे? अरे पक्का? अरे सोच लो, कोटा आना पड़ेगा भाई, सिलेक्ट हो जाओगे तो आओगे कि नहीं आओगे? अरे पक्का है कि नहीं? सिलेक्ट हो जाओगे तो आओगे पक्का मिलने, पार्टी देने? सोच लो। चलो ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी जो आ रही है उसकी एक इंटेंसिटी का मापदंड है, कितनी आ रही है, ताकि हमें पता पड़ सके। अच्छा, अगर 10 है और 20 है तो हम बोल सके 20 है, इसका मतलब ज्यादा आ रही है। ये वो 7 चीजें हैं जिनसे हम दुनिया की बाकी सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज नापा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 बेसिक बना ली गई, इनसे हम बाकी सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या इन सब चीजों की यूनिट्स के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए? अब एक बात समझो, यूनिट में मैं फिर कह रहा हूं आगे बहुत चर्चा होने वाली है। क्या एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट हो सकती है? क्या, मेरा सवाल क्या है पहले समझना, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट हो सकती है? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? नहीं। क्या लेंथ को सेंटीमीटर में भी नापते हैं? क्या लेंथ को सेंटीमीटर में भी नापते हैं? क्या लेंथ को मीटर में भी नापते हैं? क्या लेंथ को किलोमीटर में भी नापते हैं? क्या लेंथ को एंगस्ट्रॉम में भी नापते हैं? कब कैसे नापते हैं अलग विषय है, पर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट? नहीं, बहुत सारी हो सकती है। तो कुछ जनरल यूनिट्स में लिख देता हूं यहां पर। कौन सी यूनिट? जनरल यूनिट्स। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अच्छा भाई, जनरल यूनिट क्या? देखो भाई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ओके, ये क्या है? एम्पियर, ओके, ये क्या है? सेल्सियस, ये क्या है? मोल, ये क्या है? कैंडेला। नहीं याद है? वैसे सुना हुआ होगा, नहीं याद है तो ये बेसिक क्या है, इसको सिर्फ मीटर में नाप सकते? नहीं, इनकी और भी है, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, मिलीग्राम, बहुत सारी चीजें। इधर सेकंड को आर, मिनट, बहुत सारे। इधर एम्पियर में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कर सकते हो, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, मोल को भी और अलग अलग चीजों से डिफाइन करेंगे। कैंडेला जनरली यही रखी जाती है, बट फिर भी ठीक, कहने और भी लिख सकते हैं, पर क्या ये बेसिक है जो हमें दिमाग में सेट होनी चाहिए? अच्छा सर, ये बात हमें समझ आ गई। ये इनकी बेसिक यूनिट है। ये इनकी क्या है? बेसिक यूनिट। अच्छा, ये इनकी बेसिक यूनिट है। ठीक सर। अच्छा, क्या बार बार हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे इनको? नहीं, क्या इनके अपन ऐसे समझे, क्या अपन ये जो जनरल यूनिट्स हैं, देखो ये जो जनरल यूनिट्स हैं, क्या अपन इनके बेसिक नोटेशन लिख सकते हैं? बेसिक नोटेशन, ओके, बहुत छोटे छोटे से। ध्यान दो, मीटर को कैसे लिखते हैं? एम से। किलोग्राम को कैसे लिखते हैं? बोलो भाई, केजी से। सेकंड को कैसे लिखते हैं? एससीसी लिख लेते हैं। एम्पियर को कैसे लिखते हैं? ए से। बोलो क्लियर है? सी को कैसे लिखते हैं? सी से। मोल को कैसे लिखते हैं? बोलो, मोल ही लिखते हैं इसको पूरा पूरा। इसको कैंडेला। बोलो क्लियर एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ये बात सर एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन? देखो भाई सर, आपने ए को कैपिटल में लिखा, ए को आपने कैपिटल में लिखा, ये मेरे पीछे चला गया कैंडेला, इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, मेरे पीछे चला गया होगा मोल और सेल्सियस, यहाँ लिख देता हूँ। देखो कंफ्यूज मत होना, ये सी, ये मोल का मोल ही, ये सी डी। बोलो क्लियर?
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो ध्यान से, सर ये आपने ना ए को कैपिटल लिखा, इसको सी को भी कैपिटल लिखा, पर सर आपने ना इसको एम को कैपिटल नहीं लिखा, क्यों? अच्छा, एक्चुअली क्या है, कुछ यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पर दी गई है। किसके नाम पर? साइंटिस्ट के नाम पर। अगर आप उनकी जनरल यूनिट लिख रहे हो, जैसे मीटर, मान लीजिए एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर्स लॉ भी आप पढ़ोगे आगे मैग्नेटिज्म वगैरह में, तो आपने एम्पियर जब लिखा, वैसे किसी का नाम लिखो तो क्या उस पर कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए? हाँ, पर ऐसा इसमें हमने नहीं किया, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, इसको ए लिखा छोटा। पर अगर इसके नोटेशन लिखेंगे साइंटिस्ट के नाम पर तो फिर उसको कैपिटल लेटर में ले लें। तो रूल क्या है, अगर आप पूरी यूनिट लिख रहे हो जनरल यूनिट की, तो अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो फिर आप उसमें कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे, पर अगर आप उसका नोटेशन लिख रहे हो तो फिर उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे। तो कैपिटल स्मॉल से पता पड़ जाता है कि भाई अच्छा ये यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है कि नहीं, साइंटिस्ट के नाम पे है कि नहीं है। तो क्या व्हाई वी आर राइटिंग इन कैपिटल लेटर एंड व्हाई वी आर नॉट राइटिंग कैपिटल लेटर, क्या बात क्लियर है? आगे अभी वो पॉइंट्स हैं, टेंशन मत लो, आगे मैं उसको लिखवा दूंगा, पहले तुम ये बात लिख लो। क्या बेसिक यूनिट वाला चार्ट समझ में आ गया? साथ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का उतार लो फटाफट, बहुत बेसिक चैप्टर है भाई। हाँ भाई, उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो भाई, तुरंत उतार लो, क्लियर है? उतारो 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 उतारो, फटाफट फटाफट, गटागट गटागट। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं और सुनते हैं और मजा करते हैं। आइए, लेंथ मास टाइम, क्या क्या है? लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 बेसिक अपनी यूनिट हैं, ये 7 बेसिक अपनी यूनिट हैं। ठीक भाई सर, समझ में आ गया, बढ़िया। अब क्या करें, आगे चलते हैं। देखो भाई, अब थोड़े बहुत रूल जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रिंटेड रिटर्न इन रोमन, हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इनको रोमन अपराइट में लिखना चाहिए। जो फॉन्ट नहीं होते, फॉन्ट सुना होगा आपने, कंप्यूटर में होते हैं, इनको लिखने का सही तरीका, प्रिंट जब करी जाती है किताबें तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो रोमन अपराइट में होने चाहिए, इटैलिक्स में नहीं। मतलब जैसे न्यूटन कहां से आ गया, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान दे तो फोर्स को अपन ने अभी लिखा था, याद करो, मास इंटू एक्सीलरेशन, उसको अपन ने लिखा था, ध्यान से देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक चीज और बोलते हैं, न्यूटन। सर ये तो डिराइव्ड है, हाँ कोई बात नहीं, रूल तो चलेगा ना। तो सोचो इसकी, इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है फोर्स, भले डिराइव्ड क्वांटिटी है, पर इसकी यूनिट को हमने एक नया नाम दे दिया साइंटिस्ट के नाम पर। कौन सा? न्यूटन। क्या साइंटिस्ट के नाम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को दिए जाते हैं? नहीं, डिराइव्ड को भी दे सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है। जैसे आप देखो, प्रेशर हो गया, अभी पास्कल आएगा बाद में, बोलो यस और नो। एनर्जी हो गई, जूल, है कि नहीं? जबकि आप सोचो तो एनर्जी जैसे अगर हम लिखे तो हाफ mv स्क्वायर टाइप मान लो होती है, तो ये क्या होती है अपनी? ये होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कंफ्यूज मत हो ना सर, आप कैसे लिख रहे हो? यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड, मास की केजी, तो ये अपन ने लिख लिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, अब सोचो इसको नाम क्या देते हैं? जूल। बोलो क्लियर? जूल, बिल्कुल सही। अब जूल के साइंटिस्ट थे, हाँ, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? जे से। न्यूटन भी साइंटिस्ट थे, हाँ, उसे बड़े एन से। बोलो क्लियर? हाँ सर। पर उसने ये भी बोला कि इसको आपको लिखना होता है अपराइट रोमन में, ऐसे लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखना होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात। एक बात और सीखे, क्या फिजिकल क्वांटिटीज के लिए साइंटिस्टों के नाम होते हैं? नहीं। क्या डिराइव्ड के लिए भी हो सकते हैं? हाँ। जनरली हम ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज जिन पे को हम बहुत यूज करते हैं, फोर्स, एनर्जी, पावर आ जाएगा, उसके बाद अपना जो है प्रेशर वेशर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, आगे पढ़ते जाएंगे। क्या उनको भी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एनर्जी और मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल लेके बताया था, न्यूटन और एन, तो उसने एक पहली बात बता दी। रूल लिखते चलो, मैं बताता जा रहा हूं, सुनते चलो अच्छे से। दूसरा सुनो, क्या भाई? यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल इनिशियल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। क्या यूनिट एसआई का के लिए परेशान मत हो, अभी बता दूंगा क्या है वो, है ना। तो अगर न्यूटन की बात करें तो भले साइंटिस्ट के नाम पर है, पर अगर पूरी यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन में एन छोटा ही आएगा, पर अगर उसका नोटेशन लिखेंगे तो एन
बड़ा आएगा। कई बार मैं पहले भी बता चुका था, हाँ तो इसे लिख लो और देखो ध्यान से। फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ सेंटेंस द सिंबल इज अ कैपिटल लेटर बट फॉर अदर यूनिट्स द सिंबल इज नॉट अ कैपिटल लेटर। क्या जो मैंने बोला वो ही लिखा हुआ है कि अगर सिंबल लिख रहे हो यानी नोटेशन लिख रहे हो तो अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है तो पूरा लिखोगे तो नहीं आएगा कैपिटल में, पर अगर नोटेशन लिख रहे हो तो कैपिटल में आएगा। क्या रूल्स अपने को समझा दिए गए? हाँ भाई बेसिक बात है, ऐसे मत सोचो मेरे समझाने का कुछ नहीं है। जो भी पिछले 10-15 मिनट से पढ़ा रहा हूं ये पूरी दुनिया ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया है। मैं सिर्फ आपको याद कराने में सहायता प्रदान कर रहा हूं और लिंक करके बता रहा हूं। बाकी जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। ओके, हाँ सर ये बात हमें समझ आ गई। उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो भाई, राम लालो श्याम लालो फटाफट उतार लो। चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे उतार लिया क्या भाई? नोट्स लिखने वाले प्राणियों शर्माओ मत। घर पे तो नहीं लड़ रहे हो आजकल मम्मी पापा से? मम्मी पापा से नहीं लड़ना भाई। जो मम्मी पापा से लड़ेगा ना फालतू की बात पे उसके नंबर कम आएंगे। सर मैं तो रोज लड़ता हूं। किससे बनती है तुम्हारी? मम्मी से पापा से? सही से बता दो। ज्यादा सारे मम्मी वाले ही होंगे, है कि नहीं? वैसे लड़कों की ज्यादा मम्मी से बनती है, लड़कियों की ज्यादा पापा से बनती है। ऐसा है क्या? ऐसा है तो लिख दो यस नो यस नो, फटाफट फटाफट लिख दो भाई। सुना नहीं है? चलो आगे चलते हैं। चलो भाई ये लिख लिया। हाँ भाई रूल्स बेसिक बेसिक हमें समझ आ गए। और देखो अब आप ध्यान से देखो तो जब पीछे अपन चले थे तो अपनी एक क्वांटिटीज थी। कौन सी क्वांटिटीज थी भाई? याद करो अपनी पीछे क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? अपन ने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोली थी। आप ये समझो जब सबसे पहले साइंटिस्टों की बैठक हुई थी फील करने के लिए, डेटा डेटा से अपने कोई मतलब नहीं है, ईयर से अपने को लेना देना नहीं है। ऐसा समझो जब सबसे पहले साइंटिस्टों की बैठक हुई कि भाई फिजिकल क्वांटिटी ढूंढिए, तो ढूंढी गई। सबने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी साहब, खूब मेहनत करी तो 7 डिसाइड हो गई। 7 डिसाइड हो गई कि सबने तय कर लिया हाँ भाई इन 7 सब निकाल सकते हो जो जो अपने को आता है कि हाँ निकाल सकते हैं, तो इन 7 को बेसिक फ्रीज कर दिया गया। ठीक भाई 4 साल बाद फिर रिव्यू के लिए मीटिंग हुई दुनिया में। ऐसा समझो आप साइंटिस्ट हो गई। तो फिर आप ऐसा समझो कि 2 चीजें और ऐसी आ गई जिनको उन बेसिक 7 क्वांटिटी से डिफाइन नहीं करा जा सकता था, तो फिर उनको अपने बेसिक स्ट्रक्चर में नए नाम से जोड़ दिया गया जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक तरीके से ये फंडामेंटल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, पर कुछ टाइम बाद आई थी जिनको नहीं निकाला जा सकता था। और थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनकी यूनिट तो होती है पर इनके डायमेंशन नहीं होते। सर ये क्या? अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। तो ये कुछ 2 चीजें, कुछ नहीं 2 चीजें ऐसी निकल के आई जो बेसिकली उन 7 में शामिल नहीं थी, बाद में पता पड़ा, इसलिए उनको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 हैं। कौन कौन सी? बिसाइड द 7 फिजिकल क्वांटिटीज 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डिफाइंड। बोलो क्लियर है? अच्छा भाई सुनो भाई, ये कौन कौन सी? एक प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपने सुना होगा, ज्यादा भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ाया जाएगा तो करा जाएगा। प्लेन एंगल थीटा एंगल सुना होगा आपने, ऐसे सुना होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अरे सुना है क्या? अच्छा अब सुनना देख, क्योंकि इसको भले डिफाइन अपन ने लेंथ अपॉन लेंथ से करा है सोच, तो इसकी यूनिट क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। पर इस थीटा को बेसिकली एक अलग टाइप की चीज है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से बिल्कुल अलग है। ये उनसे डायरेक्टली डिराइव नहीं करी जा सकती। ऐसा मत समझो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ बाय लेंथ करके कट जाएगा ऐसे तो। पर क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? हाँ बिल्कुल। तो इसको ऐसे देखो तो लेंथ बाय लेंथ जो हमारे साथ के हिसाब से करा था, जो अपन कर रहे थे तो कट गया। पर फिर भी इसे एक नई क्वांटिटी बोलते हुए इसकी यूनिट को बोला गया रेडियन। क्या बोला गया? रेडियन। फिर कह रहा हूं अभी मैं आपको प्लेन एंगल नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अपन हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे समय समय के साथ, पर अभी एक बात समझें। ठीक ऐसे ही एक और चीज डिफाइन करी गई जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अपने आप में टफ है, ये तुम्हें पता है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको प्रूफ करके। तो तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब इसका प्रूफ कराऊंगा और इन दोनों में रिलेशन भी बताऊंगा 2π1 - cos थीटा। अभी मत डरो मत, तब बताऊंगा तुमको। इसे बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं ओम के। ओम कहां आता है? करंट वेलोसिटी, सुना होगा कभी कभी। ठीक ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, तो इनमें रिलेशन भी बताऊंगा। अभी तक समझो कि जब आप एक ही प्लेन में, इन अ प्लेन, एक एंगल को डिफाइन करते हो तो वो प्लेन एंगल कहलाता है। और अगर 3D में डिफाइन करते हो, जैसे अगर आप समझो ऐसे कौन है, आइसक्रीम खाई होगी,
कौन होता है ऐसा कोन? उस कोन के इस जगह को पूरा समझने का प्रयास करो। ये एक लेंथ से डिफाइन करोगे कि एरिया के छोटे से कैप टाइप से, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। फिर कह रहा हूं, अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा। तो सुने ध्यान से, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। तो दो अलग टाइप की क्वांटिटी और होती है, कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्या इन्हें अभी पढ़ना है? नहीं। प्लेन एंगल थोड़ा सा हो सकता है जानते हो, सॉलिड एंगल बिल्कुल परेशान नहीं होना, कम से कम 40 मिनट पढ़ाया जाएगा, कम से कम कह रहा हूं 40 to 50 मिनट्स। कहां पढ़ाया जाएगा? तब आपको और अच्छे समझा जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि 3 डायमेंशनल एंगल अगर हो, 3 डायमेंशनल एंगल अगर हो तो उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हां सर, उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अगर ऐसे ही चाहो तो लिख सकते हो, उसे बेसिकली लिखा जाता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। नहीं मत लिखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ मत लिखो ऐसा, बस तुम तो इतना सा ध्यान में रखो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव ओनली यूनिट्स बट नो डायमेंशन। डायमेंशन क्योंकि अभी तक तुम्हें नहीं बोला इसलिए बात समझ नहीं आएगी, पर तुम इससे अंदाजा लगाओ कि देखो लेंथ अपॉन लेंथ लिख दिया तो कुछ भी नहीं आया, फिर भी हमने इसको नाम दिया रेडियन। बोलो दिया कि नहीं दिया? तो इसकी यूनिट तो हमने दे दी, पर लेंथ बाय लेंथ करोगे तो कुछ भी नहीं आया सर, जीरो आया। ये तो है कि नहीं? यानी कि सोचो तो वेलोसिटी हम लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड आ जाता था, तो उसका कुछ तो आया कि नहीं आया? ये ऐसी दो क्वांटिटी है जिनको बेसिक से नहीं लाया जा सकता, डिराइव नहीं करा जा सकता, भले हम इन्हें लिख रहे हो पर इनको कुछ भी ऐसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हम। इसलिए ये बोलते हैं कि इनकी यूनिट तो है जिसको हमने नया नाम दे दिया रेडियन, पर उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन अभी आप आगे जाके जब पढ़ोगे अगले एक लेक्चर बाद तो आपको और बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी इतना समझो, 7 के साथ 2 और जोड़ दी गई, 4 साल बाद आई थी, ऐसा समझो तुम तो। वो थोड़े से अंतर है उसमें कि वो उसकी यूनिट तो होती है रेडियन और स्टेरेडियन, पर उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल, पक्का? अरे सोच लो, रटना है भाई। 7 फिजिकल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी? फिर से रटते हैं, ध्यान से समझो। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलो क्लियर? हाँ सर, बहुत बढ़िया। और उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री और दे दी गई, कौन कौन सी? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। 3D वाला एंगल बाद में फील करके समझेंगे। प्लेन एंगल, सिंपल प्लेन में एक प्लेन में एंगल, और उसकी यूनिट है रेडियन। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, इसलिए जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अरे सोच लो भाई, अरे उतार लो भाई। कर लिया क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो भाई, उस कहानी पे वापस आऊंगा। एक और चीज भाई, ये मैग्नीट्यूड, जैसे कि याद करो मैंने आपको बताया था Q बराबर क्या लिखा था, तुमने याद है? NU। ये N क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या थी? यूनिट। U क्या थी? यूनिट। हाँ सर, एक बेसिक बात और समझो। मान लो कि किसी बच्चे ने बोला, कि भाई ये जो लेंथ है ना, ये मान लो कि 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 15 न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर उसकी यूनिट है। क्या यूनिट एक ही हो सकती है? नहीं। क्या फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बहुत सारी हो सकती है? हाँ, ठीक है। अब कोई आपसे बोले कि भाई, नहीं, किसी दूसरे बच्चे ने बोला हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने mm? बोलो भाई, 10 mm। हाँ सर, तो क्या 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या 150 mm? किसी बच्चे ने क्या ये 150 mm बोला और किसी ने 15 सेंटीमीटर बोला, कौन सही है? 15 सेंटीमीटर की 150 mm, दोनों सही है सर। अरे चीज तो एक ही थी, पर यार 15 और 150 अलग अलग चीज है, सेंटीमीटर mm अलग अलग चीज है, पर ये चीज तो एक ही थी, तो इसकी लेंथ तो एक ही थी ना, लेंथ तो एक ही थी, क्योंकि भले अलग अलग बच्चों ने नापे हो, अलग अलग तरीके से नापे हो, तो बेसिकली क्या चीज सेम हुई? 15 और 150 सेंटीमीटर की mm की, ध्यान से सोचो, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 mm, ये चीज सेम हुई ना?
हाँ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू एक बात है, पर अगर अपन बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, यहां पे ऐसे होना चाहिए। अब क्या चीज सेम रहती है जब आप अलग अलग यूनिट में नापते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट तो चेंज हो ही जाती है कि लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जो रियल बात है वो तो सेम ही रहती है। इसलिए लिखा गया, जैसे अपन लिखा 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 mm, अगर मैं इसे अलग अलग तरीके से नापूं तो क्या चीज सेम रहती है? देखो भाई ध्यान से, ऐसे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। क्यों बोला? क्योंकि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जैसे अगर अपन ध्यान देखो 15 सेंटीमीटर 150 mm, कोई मैं तो कह रहा हूं कोई मीटर में नाप ले, इसमें नाप ले मीटर में, तो नाप ले हुए मीटर में। क्या हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि क्या अपन बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या 0.01 मीटर? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर ये वाली बात। तो क्या 15 सेंटीमीटर इस बेसिकली, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.15 मीटर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या तीनों बराबर हो गए? हाँ, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, कि इनकी यूनिट बराबर है, कि इनका पूरे मल्टीप्लिकेशन बराबर है, मल्टीप्लिकेशन बराबर है, इसलिए ऐसा लिखा गया। इसलिए बोला गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। ये बात अपने को दिमाग में सेट होनी चाहिए, ये आगे काम आएगा, ये कई जगह आगे सवाल कराएगा। अभी नहीं आ रहे आज के लेक्चर में शायद सवाल, पर ये बेसिक सी चीज है जो आपको आनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही, बढ़िया एकदम ठीक भाई। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, देखो भाई हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ ली, हमने फिजिक्स कहानी को वापस रिवाइज करते हैं। हमने बोला चार चीजें होती है, कुछ को मेजर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, पर मेजर और कंपैरिजन बहुत जरूरी चीज है। जिनको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है जिनको हम नाप सकते हैं, पर उसकी बेसिक है कुछ ऐसी जिनसे दूसरों को निकाला जा सके। जिनको निकाला जा सकता है उन्हें डिराइव कहते हैं, जिनको नहीं निकाला जा सकता आपस में एक दूसरे से, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। उसको पहले 7 डिफाइन करा गया, फिर 2 और अलग से डिफाइन करी गई जिन्हें हमने सप्लीमेंट्री यूनिट बोला। वो सातों भी हमें आती है, उनकी बेसिक यूनिट भी हमें आती है। क्या एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होगी? नहीं, उसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती है। तो हमें वो यूनिट्स भी आनी चाहिए और उनका कन्वर्जन भी आना चाहिए। समय के साथ हम वो सीखते जाएंगे, समय के साथ हम वो सीखते जाएंगे। अच्छा भाई, अब ये वाली कहानी यूनिट, यही तो पढ़ रहे थे हम, पढ़ चुके हैं वैसे। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस का क्या मतलब है सर? व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड रेफरेंस? जी स्टैंडर्ड रेफरेंस ऐसे कि भाई, अब बात को समझना, स्टैंडर्ड रेफरेंस कैसे? जैसे मान लो कि भाई तू सब्जी लेने गया, ठीक, तो तू उसको बोलता है 1 किलो सब्जी दे दो, मान लो, तो उसके पास एक बाट होता है, बाट मतलब एक मेजरमेंट का छोटा सा वेट होता है जिसमें 1 किलो लिखा होता है। तो विश्वास हो जाता है 1 किलो उसने रखा, तराजू पे उसने तोला, इधर भी 1 किलो, इधर भी 1 किलो। सर हम तो सब्जी लेने कभी गए ही नहीं, है कि नहीं गए? कि नहीं गए हो? सब्जी लेने भी जाना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा बढ़िया। मैं सब्जी लेने, मैं रोज जाता हूँ बेटा, मैं तो क्या बीवी का रोज काम करना पड़ता है मेरे को तो, हाँ बहुत सारा। रोज सब्जी लाता हूँ, खाना बनाता हूँ, फिर बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, सुबह शाम यही काम करता हूँ, बर्तन भी मांजता हूँ। काम मेरे से कहाँ कंपेयर कर रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? चलो भाई आ जाओ। तो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं कि अच्छा भाई नापने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओगे। जैसे 1 सेंटीमीटर फिक्स्ड है भाई, ये चीज फिक्स्ड है 1 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर? उसे रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं कि भाई अच्छा ये एक फिक्स चीज है। क्या ये हर एक सातों क्वांटिटी के लिए फिक्स होना चाहिए? हाँ। क्या वो एक ही हो सकता है कि और भी हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर एक अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया, मीटर एक अलग स्टैंडर्ड हो गया, अगर आप हम बात करें तो mm एक अलग स्टैंडर्ड हो गया, 1 किलोमीटर एक अलग स्टैंडर्ड हो गया, ऐसे अपन कर सकते हैं, बोलो क्लियर? तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यानी कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए होना चाहिए। तो हमने बोला मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब पूरी दुनिया माने भाई। तो बोले सर मैंने तो अपना स्टैंडर्ड बना लिया, क्या बनाया कि साहब मैं मान लो मेरा नाम नितिन है, मैंने बोला भाई इतनी लेंथ को मैं तो 1 नितिन मानूंगा।
अरे मान लो, दुनिया थोड़ी मान रही है कि नहीं? जब 1 kg पूरी दुनिया जानती है कि 1 kg क्या है, तब उसकी वैल्यू है, बोलो है कि नहीं? इसलिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं सर स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड तो मैं अपना बनाऊंगा, मैं क्यों मानूं किसी की बात, तो तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अरे यस और नो, ऐसे नहीं तूने अपना नाम रामलाल है तो तूने लिख लिया भाई इतने वेट का मतलब 2 रामलाल, ऐसे थोड़ी। ऐसे स्टैंडर्ड मानने जो पूरी दुनिया मानती हो, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होने चाहिए, इसलिए डेफिनेशन में वो लिखा गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब सुनते चलो बेसिक बेसिक बात। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। बहुत बेसिक सी बात, जो फिजिकल बेसिकल फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी यूनिट को अपन कौन सी यूनिट बोलते हैं? फंडामेंटल और बेस यूनिट। फटाफट सिंपल लिखने के हिसाब से बनाया है उसको, लिख लो। अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेस यूनिट्स एंड हेंस कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि हमने बोला कि भाई वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड, क्या डिराइव्ड हो गई, जो बेसिक फिजिकल यूनिट से निकाली जा सकती हो उसको अपन डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब ये क्या चीज है? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि अपन अपनी 3 चीजें ज्यादा स्टैंडर्ड होती हैं। कौन? मास, लेंथ और टाइम। मान लो मैं इसको ले लूं केजी, इसको ले लूं मीटर और इसको ले लूं सेकंड। ये इसकी एक यूनिट है, ये इसकी एक यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। अब इन तीनों से क्या वेलोसिटी की भी एक यूनिट आएगी? इन तीनों को लेते हुए, ठीक। फिर एक्सेलरेशन की भी एक आएगी, एरिया की भी एक आएगी, बोलो या सुन। तो इन तीनों के अगर हम ये सेट ले लें और इन तीनों से बनने वाली सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन तीनों में ही रखें, नहीं समझ आई बात? जैसे मान ले कि मैं ना वेलोसिटी अगर लिखूं तो मीटर पर सेकंड ही लिखूं, सेंटीमीटर पर सेकंड ना लिखूं। सेंटीमीटर पर सेकंड इसके सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। मैंने इन तीनों एक फिक्स, क्या इन तीनों की बहुत सारी मल्टीपल यूनिट हो सकती है, पर हमने उनमें कुछ 3 निकाल ली, ठीक। इन तीनों से क्या बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है? हाँ, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी यूनिट अलग अलग हो सकती है, पर हम इन तीनों वाली लें, ये जो हमने फिक्स कर ली। तो जो पूरा एक सिस्टम बनेगा उसे कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। ज्यादा परेशान नहीं होना, पर बेसिक बात हमें समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बात समझ आ गई, बोलो क्लियर। उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट। फिर कह रहा हूं बहुत बेसिक लेक्चर है, पढ़ाने में शर्म आ रही है, बहुत बेसिक सा है, पर मैं चिंता मत लो, ढंग से तमीज से अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। हालांकि बेसिक चैप्टर है, ज्यादा इसमें रोल नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, पर ठीक है, समझते हैं अच्छे से। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें कोई बहुत जादू होने वाला है, पर ठीक है, पढ़ना अपने जरूरी, बेसिक है बहुत। चलो भाई, हाँ भाई, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है भाई। अब क्या करें? ये हमने लिख भी लिया और आगे चलते हैं। देखो भाई, जो अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ, ये पूरे ही आ गया एक सेक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मैंने लास्ट बात बताई थी ना आपको, जो मैंने आपको लास्ट बात बताई थी, उससे समझे। अब पूरी दुनिया में जो मैंने बताया ना, तीनों चीजें ज्यादा स्टैंडर्ड होती है, बाकी भी होती है पर तीनों ज्यादा स्टैंडर्ड होती है। इनको दुनिया ने, जैसे मान लीजिए कि ये जो एसआई यूनिट जिसे अपन बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम, ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है हमारे काम का, सबसे काम का। एक्चुअली क्या हुआ, हर देश ने अपना अपना अलग ले लिया। जैसे एफपीएस है, ब्रिटिशर्स उस समय अलग ही चलते थे बिल्कुल, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा निकाल लिया ब्रिटिश सिस्टम। उन्होंने बोला भाई हम तो हमारी 3 चीजों का जो स्टैंडर्ड रखेंगे वो फुट, पाउंड और सेकंड रखेंगे। पहले समझो, क्या लेंथ की यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर, क्या मीटर हो सकती है, क्या फुट हो सकती है? फुट सुना होगा आपने। मास की ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, पाउंड हो सकती है। क्या हो सकती है? पाउंड। हाँ भाई, बिल्कुल सही। ऐसे टाइम की सेकंड हो सकती है, सेकंड हो सकती है, ये सेकंड हो सकती है। इसमें तीनों ही सेकंड लिया गया है। ये डिराइव्ड है, इनकी बाद में बात करेंगे। अब समझो, एक सिस्टम होता है सीजीएस, तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक ऐसा समझो, एक देश ने ये सिस्टम अपनाया, एक ने ये अपनाया एमकेएस और एसआई, और ब्रिटिशर्स ने ये अपनाया था, कौन सा? एफपीएस। हम जिसपे सबसे ज्यादा काम करेंगे वो एमकेएस है, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एसआई यूनिट, इसका बेसिकली, इसकी अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो सिस्टम है इंटरनेशनल, कोई मतलब नहीं, ऐसे टाइम पास बता रहा हूं। इसकी फुल फॉर्म बोल सकते हो, तुम्हें तो ऐसा यूनिट समझो, अपने ज्यादा काम में ये आएगी। एक्चुअली इसको यूज करने का ना एक और थोड़ा सा फायदा होता है। कौन सा? मैं बताता हूं अभी, ठीक। सिस्टम है बेसिकली, इसका फायदा ये होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं तो ये क्या है ना, मेट्रिक सिस्टम भी होता है। ये मेट्रिक सिस्टम क्या होता है सर? ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेट्रिक सिस्टम क्यों है? एक्चुअली क्या है ना, 10 के मल्टीपल में चलता है, तो आसान रहता है हमारे लिए। जैसे
जैसे अगर इसको समझो तो मीटर से कहां जाओगे सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और चलो इधर एमएम में, तो जो भी इसकी यूनिट्स हैं सबसेट जो है इसके, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब 10 के मल्टीपल में चलते हैं। किलोग्राम, ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू किलोग्राम। सर इसमें ऐसा नहीं होता कि यहां ऐसा नहीं होता, देखो एफपीएस में थोड़ा टफ है, इसलिए ये वाला यूज लेते हैं जनरली। हालांकि अपना कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे फुट में समझो, आप जानते होंगे कभी कि अगर अपन बात करें कि भाई फुट, पाउंड और सेकंड, तो अगर अपन जैसे पाउंड की बात कर लेते मान लो, तो 1 पाउंड इक्वल टू 1 पाउंड इक्वल टू 16 आउंस, ये इसकी दूसरी यूनिट है। 10 का मल्टीपल नहीं तो बहुत मजा नहीं आता। ऐसे अगर फुट की बात करें तो फुट में आपने सुना होगा जैसे 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, ऐसे ही आपने सुना होगा 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो ये क्या है, 10 के मल्टीपल में नहीं चलते, तो इन्हें कन्वर्ट करने में थोड़े अलग टाइप के फिगर्स रखने पड़ते हैं और वो इतने आसान नहीं होते। इसलिए अपन जनरली एफपीएस को अपन नहीं पढ़ते, अपन कौन से सिस्टम को पढ़ते हैं, एमकेएस। पर आ जाए तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्जन किस में क्या क्या है वो आपको याद होने चाहिए, आगे मैं बता भी दूंगा। पर क्या प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम्स की ये बेसिक कहानी आपको समझ आई है? अब सोचो, जैसे मान लीजिए कि अपन फोर्स की बात करते हैं, ऐसे डिराइव्ड। अब हर सिस्टम से फिर अलग चीज निकलेगी। जैसे फोर्स अपन लिखे, फोर्स अपन क्या लिखते हैं, फोर्स अपन जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और मास का अगर अपन बात करें इसमें, इस वाले सीजीएस सिस्टम में, तो सोचो क्या आएगा, ग्राम, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर में क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? इस पूरी चीज को एक नया नाम दे दिया गया जिसे अपन कहते हैं डायन। क्या कहते हैं? डायन। वो वाली डायन नहीं, गलत मत समझ लेना, है कि नहीं? इससे मेरे को एक चीज याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। बता दूं क्या? नहीं अभी नहीं बता रहा। ऐसे ही अगर अपन दूसरे सिस्टम में चले, एमकेएस सिस्टम में, तो भाई क्या आएगा, देखो भाई, तो अगर अपन बात करें तो उसमें आता है, देखो भाई क्या आएगा, देखो भाई इसमें जो यूनिट आएगी वो दूसरे वाले में क्या आएगी, एमकेएस में वो आती है ऐसे, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे लिखते हैं न्यूटन। क्या लिखते हैं? न्यूटन। ओके, ठीक है, न्यूटन। ओके, न्यूटन लिख देते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ठीक, ऐसे हर सिस्टम में अलग अलग लिखते हैं। ऐसे ही अगर अपन वर्क और एनर्जी की बात करें तो देखो इसमें अर्ग आता है, जो भी निकल के आएगा, इसमें जूल आता है, इसमें फुट पर पाउंड आता है। बोलो क्लियर है एकदम? अरे सोच लो, अरे पक्का। ऐसे अगर इसमें पावर की बात करें तो अर्ग पर सेकेंड, इसमें वॉट, इसमें फुट पर सेकंड, वो तो डिवाइड कर लेते हैं। खैर तुम्हें अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम तो इस बात को समझो, फोर्स से देख लो बस, बात खत्म। चाहो तो इसे लिख लो बस ऐसे ही। क्या सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, बोलो क्लियर है? हमें कौन सा सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा? एक सिस्टम होता है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एक हमारा सबसे स्टैंडर्ड जिसे हम एमकेएस सिस्टम कहते हैं, वो मेट्रिक सिस्टम भी होता है क्योंकि 10 के मल्टीपल में इधर उधर सब कुछ नाचता है, इसलिए आसान होता है। और उसे एसआई यूनिट, एसआई भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम है इंटरनेशनल। आपको तो ऐसा ही याद रखनी है, हम ज्यादा इसे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ये है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिशर्स द्वारा, आप ऐसे समझ लो, तो उसे अपन बोलेंगे फुट, पाउंड और सेकंड। पर वो फुट पाउंड में जब कन्वर्ट करते हैं यार्ड और माइल में, तो इतना मजे वाली बात नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, तो सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, बोलो क्लियर है? दिमाग में जैसे मुझे याद है, आपको याद होने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्या क्लियर है यहां तक की बात? अरे पक्का? अरे सोच लो। चलो भाई, उतार लिया? अरे आगे बढ़ जाओ। लो भाई, ऐसा ही यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, देख लो ध्यान से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये देखो, ये मैं लिखा चुका हूं पहले तुमको, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। इसको सेल्सियस भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं, सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो वहां पे ऐसे लिख सकते हो। तो मोल, मोल सिंपल, ध्यान देना, मोल में MOL आएगा बस। मैं शायद पीछे ई लिख दिया था, वो नहीं, MOL आएगा बस। ये अपने को याद रखना है, ठीक है? वो जो मैंने पीछे लिखा वही लिखा हुआ है, वापस बन के आया चार्ट, ठीक है? अरे सोच लो, इसे मत उतारो, लिख चुके हो तुम लोग। क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो, क्यों बड़ा लेते हैं, क्यों छोटा लेते हैं, क्या बात अपने को क्लियर है? अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो भाई उसको अपन कैपिटल लेटर में ले लेते हैं, पर जब उसको बेसिक लिखेंगे तो उसको छोटा ही लिखेंगे। क्लियर है एकदम? अरे पक्का? हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक भाई, और देखो, अब बिल्कुल शर्म आ गई मुझे। बताओ ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? बताओ भाई, क्या है ऐसा यूनिट?
मीटर मीटर, शर्म आ गई। लो भाई आंसर आ गया। ओ हो। चलो भाई और बता दो स्पीड और एक्सेलरेशन की, फटाफट बताओ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जानते हो तुम लोग, जानते हो तुम लोग, पढ़ चुके हो। देखो लो भाई आ गया। और बताओ भाई फोर्स की, वर्क की, फोर्स की वर्क की ये भी बता चुका हूं। अभी बताओ भाई फोर्स की क्या है ऐसा यूनिट? मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वर्क की क्या है? वर्क को, एनर्जी को एक ही बात होती है, इतना आपने पढ़ा होगा 9th में पक्के से। तो देखो इसकी यूनिट क्या है, ऐसे आप समझ सकते हो, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अरे सोच लो। अभी वर्क और फोर्स और पावर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में आएगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। हाँ सर ये भी हम जानते हैं। और क्या इसे अगर अपन देखें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इसे न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं? हाँ भाई, हाँ भाई, हो गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का। और देखो भाई डेंसिटी और प्रेशर। डेंसिटी सुना है? डेंसिटी सुना है? डेंसिटी क्या होती है बोलो भाई, सुना है कभी? बहुत बेसिक बेसिक पूछ रहा हूं। डेंसिटी क्या होती है बोलो भाई, क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम बोलोगे सर इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी कि रिलेशन पता होनी चाहिए। ये तो मैं सिर्फ वो फॉर्मूले लिख रहा हूं जो आप जानते हो। अब 11th में बहुत सारे रिलेशन आएंगे, इसलिए सारे रिलेशन यहां नहीं लिख सकता हूं, जो पढ़े हैं वही लिख रहा हूं। कभी आ जाए तो भी परेशान मत होना, जब पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो मास क्या हो गया? केजी। वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर क्या होता है बोलो भाई? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर। लो भाई क्या ये प्रेशर की यूनिट आ गई? हाँ भाई बिल्कुल आ गई सर। लो देखो भाई, बोलो पक्का? तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है जिसे अपन क्या बोलते हैं? पास्कल। अभी बहुत उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी? हाँ सर। तो मेरे हिसाब से आज की कहानी तुम्हें समझ आई होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया है कि नहीं आया? चलो कंफ्यूजन वाली बात पूछूं, छोटा सा सिंपल सा इक्वेशन। चलो बताओ, which of them are not physical quantity? आंसर देना है फटाफट, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, सवाल अच्छे से पढ़ो। which of them are not physical quantity? फर्स्ट किलोग्राम, सेकंड प्रेशर, थर्ड वर्क, फोर्थ मोमेंटम। बोलो इनमें से कौन है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? बोलो आंसर तो फटाफट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कंफ्यूज हो रहेगा थोड़ा सा, सोच लो। आज के लेक्चर का छोटा सवाल है जो पढ़ाया उसमें से ही। बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोल दो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। आंसर पता है क्या है? किलोग्राम। कंफ्यूज मत हो, किलोग्राम यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी तो मास है। ये सब भी फिजिकल क्वांटिटी है, भले डिराइव्ड है पर है तो फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर, वर्क, मोमेंटम। किलोग्राम क्या है? यूनिट। पास्कल क्या है? यूनिट। प्रेशर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात समझ में आई? अरे सोच लो, बहुत सिंपल सा लेक्चर। फिर मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मेरे को ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी धीरे धीरे अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि कोई सवाल आए तो आपका गलत ना हो। आशा करता हूं तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसी ही एंथू और एनर्जी के साथ, और घर वालों से लड़े बिना। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, और ज्ञान ही मेरा
धर्म है, क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।